वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 29 जुलाई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन से टॉपिक को कवर किया गया है, उसके मेन टॉपिक और सब टॉपिक को हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसके बाद आप लोग लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। और पुराने नए दोनों लिसनर हैं, व्यूअर हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आगे आ सकें। तो इसलिए यह काम कर आप लोग तो सपोर्ट अपेक्षित है। चलिए हम लोग आज न्यूज़ को कवर करते हैं, जिसमें देखिए आज भ्रष्टाचार के न्यूज़ भ्रष्टाचार के लिए आप लोग को न्यूज़ आज कवर किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसमें हम लोग आगे विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें संसद में आज से संबंधित कुछ रिपोर्ट पेश की गई है, उस पर हम लोग साथ में चर्चा करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है अधीर रंजन चौधरी जो हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी लोकसभा में संग्राम उठ गया है। कल आप लोग लोकसभा का अगर चैनल देखे होंगे और साथ में लोकसभा टीवी जो संसद टीवी अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें आप लोग को यह नज़र आया होगा हंगामा किस रूप से था, स्मृति ईरानी किस रूप से अपना पक्ष रख रही थी इस मुद्दे पर। तो आप लोग देखे होंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, आप लोग समझ सकते हैं। संसदीय मर्यादा क्या होता है, इसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी पक्ष विपक्ष की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, सभी की हम समान रूप से सांसदों की बात कर रहे हैं, वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। अपनी भावनाओं को रखने के लिए वो इस हद तक चले जाते हैं, इस अभद्रता तक चले जाते हैं, बात कर देते हैं। ये कमोवेश इस संदर्भ में ना लेकर सभी मामलों में लीजिएगा कि अपनी टीका टिप्पणी के दौर में वो इस हद तक चले जाते हैं कि उनकी अपनी मर्यादित पद है उसे भी वो लोग भूल जाते हैं। तो क्या यह मामला अब ऐसे स्तर पर आ चुका है कि उसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है? तो इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं, पहले देख लेते हैं। तो सोनिया गांधी जो थी, ईडी के मामले की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस से हंगामा कर रही थी। अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया, और एक बार नहीं 2 बार कहा। तो यह मानवीय भूल के रूप में इसे अधीर रंजन चौधरी ने कहा। तो मानवीय भूल आप इस कदर भी नहीं बोल सकते कि आप को ये समझ में नहीं है कि किसी के प्रति आपकी जवाबदेही क्या है या आपका जवाबदेह क्या है संसद में। आप इसे नकार तो नहीं सकते। अगर आप में हुआ था तो आप तत्काल उसी समय क्षमा मांग लेते। विरोध होने का आप क्यों इंतज़ार कर रहे थे, ये एक मामला हो सकता है। साथ में लोकसभा के महिला और विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस टिप्पणी राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए जो भी करना था वो उन्होंने अपना पक्ष रखा और जोरदार पक्ष रखा है। आप उस सेशन को देख सकते हैं कि महिला अगर किसी मुद्दे पर प्रखर होती है तो किस प्रकार का वक्ता होना चाहिए। एक महिला एस्पिरेंट के रूप में आप लोग को यह सीखनी चाहिए। इनका कहना है कि गैर हिंदी भाषी होने की वजह से ऐसा चूक हो गया है। तो ऐसे मामले में बार बार देखा जाता है कि गैर हिंदी का मुद्दा भी उछलता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। इस संदर्भित आप लोग को मेंस इससे प्रश्न मेंस और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्या हेट स्पीच, ये सब मामले हेट स्पीच में आते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है हेट स्पीच, तो उस टर्मिनोलॉजी में प्रायः यह बोल दिया जाता है कि अमानवीय भूल था। दूसरा यह बोल दिया जाता है गैर हिंदी भाषी था। यह कितना वाजिब है, यह आप लोग से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है मेंस और इंटरव्यू दोनों पेज पर। तो आप लोग इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके की नोट्स को देखेंगे। उससे पहले कुछ और भी घटनाक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को नोटिस जारी कर बुधवार को तलब कर दिया है। साथ में आयोग ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप और अधीर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। और मध्य प्रदेश डिंगोरी कोतवाली थाने में अधीर के खिलाफ धारा 153B(1)(a) और 505(2) के तहत केस दर्ज किया है। ये क्या है, इस पर हम लोग अभी विशेष चर्चा करेंगे। और साथ में अगर मेरा व्यू जानना चाहे, एक एस्पिरेंट के तौर पर व्यू जानना चाहिए, तो केवल मानवीय भूल यह नहीं हो सकता है कि आप बार बार
इनके वक्तव्य में देखा गया है कि अभद्रता का प्रयोग किया जाता है केवल, और उसके बाद वो यह कहते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं कि गैर हिंदी भाषी हैं और उनमें शब्दों का स्पष्ट चयन नहीं होता, तो फिर आप हिंदी क्यों बोल के वक्तव्य देते हैं, आप इंग्लिश में ही दीजिए। तो ऐसा है क्या, इन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और एक मिसाल कायम होना चाहिए देश में। राष्ट्रपति या ऐसे नेताओं का जो अपनी मर्यादित शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं, कितना भी विरोध किसी भी स्तर पर जाए, किसी भी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, आप विरोध का किसी भी हद तक जाए जरूरी है, पर शब्दों का चयन जरूर आप नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। तो इसलिए इन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए ताकि और लोगों के लिए मिसाल कायम हो और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हेट स्पीच, समान तौर पर हेट स्पीच की बात होती है। जब ऐसे मामले आते थे हेट स्पीच, आप लोग को एक कॉन्सेप्ट आएगा और मेंस में और इंटरव्यू में यही प्रश्न पूछा जाता है, हेट स्पीच क्या होता है, उससे संदर्भित क्या प्रावधान है, तो ये आप लोग को जानना चाहिए। तो हेट स्पीच का एक समान मतलब हम लोग समझे तो समान तौर पर उन शब्दों को इंगित करता है जिसका इरादा किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना होता है या इस प्रकार से घृणा के रूप में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है यह समूह एक समुदाय, धर्म, जाति से जुड़ा होता है। इस भाषा के अर्थ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि देखिए हेट स्पीच का मतलब यह हो गया कि डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं किसी शब्द को किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करके, यह ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर उसका मूल होता है अभद्र भाषा के रूप में वो नज़र आता है। जो हमारे मर्यादित भाषाओं की श्रेणी में है उसमें वो फिट नहीं बैठता है, इसलिए इसे हेट स्पीच की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हिंसा होने की संभावना होती है। तो देखिए यही हिंसा मतलब केवल मारकाट ही नहीं होता है, भाषाओं का भी हिंसा होता है, मौखिक रूप से होता है, बौद्धिक रूप से हिंसा होता है। तो इस प्रकार से देखिए हिंसा यह हुआ। अब संसद इस पर पूरी कल देखे होंगे, संसद के पहल में पूरा संग्राम छिड़ गया, बहस छिड़ गया, महिला आयोग तक रिपोर्ट हो गया, केस दर्ज हो गया। तो यह एक अनेक प्रकार के हिंसाओं को जन्म देता है। साथ ही पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अनुसार हेट स्पीच एक ऐसी भाषा है के रूप में परिभाषित किया जो किसी व्यक्ति की पहचान जैसे अन्य लक्षण जैसे यौन, विकलांगता, धर्म आदि के आधार पर इसे बदनाम, अपमान और धमकी या लक्षित करता है। और यह कब मामला आया था, जब साइबर सेल कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद यह कॉन्सेप्ट पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है विधि आयोग की रिपोर्ट। भारत की विधि आयोग की रिपोर्ट 267वीं रिपोर्ट आई थी। उसमें हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीय, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया। तो समग्र रूप से यह कहा जाए हेट स्पीच का मूल क्या होता है, जो मर्यादित भाषा उसके विपरीत अगर कोई व्यवहार करता है वो नस्ल, जाति, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास के संदर्भ में, तो वो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। नोट आप लोग को याद रखना है, इससे संदर्भित जब भी बात होगी, विचार जब भी यह पॉइंट आउट होगा, तो विचारों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए मुक्त भाषण या दबाव मुक्त भाषण आवश्यक है। और जहाँ अभद्र भाषा अनुच्छेद 19A के तहत भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपवाद बन गई है। तो इसी प्रकार से अगर कोई ऐसा हेट स्पीच देता भी है, राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक संसद में देता है, तो उसे जनप्रतिनिधित्व के अपने जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्रीय मुद्दों को रखने के लिए संसद के पटल पर असीमित अधिकार देता है, जिसमें यह हेट स्पीच भी शामिल हो जाता है। यह एक मुद्दा है, यह एक प्रश्न है, तो यह आपको समझने की ज़रूरत है। तो यह 19A का जो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसका अपवाद माना जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हेट स्पीच से संबंधित कानूनी प्रावधान देखा जा सकता है, जैसे भारतीय दंड संहिता में IPC की धारा 153 और 153B के तहत। तो देखिए अभी जो आपको अभी मध्य प्रदेश में हुआ है, केस दर्ज किया इसी अधिनियम के तहत, जिसमें दो समूहों के बीच दुश्मनी या नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाता है। तो नफरत पैदा करने, इस प्रकार के नफरत जैसी भावनाओं को जन्म देता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपत्नी या इसी प्रकार किसी प्रकार का अभद्र भाषा जब भी हेट स्पीच का यूज होता है तो उसमें यह आता है। साथ ही IPC की धारा 295A यह कहता है कि जानबूझकर या दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से लोगों के एक वर्ग
कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है। तो 295 आपको आईपीसी की धारा यह कहता है। साथ ही आईपीसी की धारा 501, 502 ये धारा ऐसी सामग्री प्रकाशन और प्रसार को अपराध बताती है जिसमें विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न करती है। तो आप लोगों को 3 धारा याद रखना है, 153 बी और 295 ए, 501 और 502। तो ध्यान रखना है, ये आप लोग को आईपीसी की धारा आप लोग को हेट स्पीच के संदर्भ में यह हेट स्पीच सभी नागरिकों पर लागू होता है, सभी नागरिकों पर। जब राजनीतिक की बात होती है तो राजनीति को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ट्रीट किया जाता है, तो उनके लिए अलग नियम कानून है। जैसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दुरुपयोग के लिए दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकती है। तो इस प्रकार के जब भी मामले आएंगे, देखिए चुनावी रैली में भी आप लोगों को बहुत से हेट स्पीच देखने को मिलता होगा, तो चुनाव आयोग इसी धारा के तहत उस पर दोषी कार्रवाई करता है। साथ ही जनप्रतिनिधि अधिनियम धारा 123 बी, 3 ए और 125 के तहत चुनाव के संदर्भों में जाति, धर्म, समुदाय, जाति, भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने से रोकती है और उसे भ्रष्ट चुनावी कृत के अंतर्गत शामिल करती है। तो इस प्रकार के जब भी हेट स्पीच दिया जाता है तो चुनाव आयोग धारा जनप्रतिनिधि अधिनियम जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके 123 3 ए और 125 के तहत ऐसा मामला दर्ज करती है। पर यहाँ मुख्य रूप से आप लोगों को यह समझना है, अगर संसद में ऐसी बात बोली जाती है, संसद में हेट स्पीच का मामला उठता है या इस प्रकार के वक्तव्य जब भी दिए जाते हैं तो संसदीय समिति में जाता है और संसदीय समिति अगर चाहे तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति, तो वो चाहे तो उसे बर्खास्त कर सकते हैं। पर ऐसे कोई दंडित मामला आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, कोई ऐसी नियम कानून नहीं है। बस अगर संसद के पटल में ऐसा पास हो जाता है तो व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब नेक्स्ट है नोट, आप लोगों को याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र फ्री स्पीच की सीमाओं को हेट स्पीच पर चर्चा करते हुए कहा कि फ्री स्पीच किस सीमा तक होगी, उसके अंतर्गत हेट स्पीच कहाँ है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक चर्चा करते हुए कहा कि ऐतिहासिक सत्यता हिस्टोरिकल ट्रूथ के वर्णन समाज के विभिन्न वर्गों समुदायों के मध्य बिना किसी घृणा और शत्रुता का खुलासा किए या प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के हेट स्पीच का मानक होना चाहिए कि सत्यता के पहले जांच होनी चाहिए किसी भी रूप से, उसके बाद ही आप अपना व्यक्ति की स्वतंत्रता एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इससे संबंधित बहुत सी कमेटियों का गठन हुआ, जिसमें 2 महत्वपूर्ण कमेटी आप लोग को याद रखना है, बेजबरुआ समिति 2014, विश्वनाथन समिति 2019, जिसमें विधि आयोग को भी तलब किया गया था, चुनाव आयोग को भी, और जो संसद की विभिन्न समितियों से यह रिपोर्ट मांगा, उनके रायों को यह शामिल किया है। तो यह समिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हेट स्पीच के संदर्भ में, हेट स्पीच किस सीमा तक या स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति किस सीमा तक होगी। नेक्स्ट है न्यायालय में कुछ वाद गया है, जैसे श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ वाद, जिसमें 19 अनुच्छेद आर्टिकल 11A को गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A से संबंधित मुद्दे उठाए गए थे, और जहां न्यायालय चर्चा, वकालत और उत्तेजना के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए पहले 2 तत्व चर्चा, वकालत को अनुच्छेद ए का हिस्सा माना पर उत्तेजना को नहीं माना। तो ध्यान रखिएगा, उत्तेजना, हेट स्पीच एक उत्तेजना का प्रकार होता है। उत्तेजित व्यक्ति अपने कार्यों के दौरान ऐसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर देता है, जिसमें वो बाद में वो स्वतंत्रता अनुच्छेद फ्री स्पीच के श्रेणी में लाकर वो अपने बयान को सत्यता को परखता है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही थी कि उत्तेजना को हेट फ्री स्पीच की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो ये श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ वाद आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न आप लोग से जब भी पूछा जाएगा इसका वाद को आप लोग जरूर रखिएगा। फिर अरूप भुइयां और बनाम असम राज्यवाद में केवल एक कृत्य के लिए तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कोई व्यक्ति किसी हिंसा का सहारा नहीं लेता या किसी अन्य व्यक्ति हिंसा के लिए उकसाता नहीं। तो हेट स्पीच में यह भी एक शामिल किया गया। अरूप भुइयां के बनाम असम राज्य संघवाद में हाईकोर्ट ने यह
शामिल किया। केवल एक कृत्य के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता, पर किसी व्यक्ति विशेष में बार बार यह घटना घटित होती है तो उसे ज़रूर सजा दी जानी चाहिए। ऐसा कोर्ट के द्वारा माना भी गया था, न्यायालय के द्वारा माना भी गया था। नेक्स्ट है एस रंगराजन बनाम पी जगजीवन राम वाद, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जब तक कि इस तरह की स्थिति समुदाय जनजातियों के हितों के लिए खतरनाक न हो जाए, जिसमें यह खतरा दुरुस्त और अनुमानित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रयुक्त अभिव्यक्ति एक साथ निकट और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। तो देखिए एक और भी एस रंगराजन बनाम जगजीवन राम वाद में यह स्पष्ट किया है कि किसी की अनुमानित आधार पर हेट स्पीच को उस समुदाय विशेष या लिंग भाषा सभी आधार पर उस आधार पर जाके उसे खतरनाक स्थिति नहीं समझना चाहिए। केवल अनुमानित आधार नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। उस व्यक्ति की क्या मंशा रही इसे पहले जानिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता में उसने क्या ऐसा कुछ कहा है। पर यह आम लोगों के लिए भी लागू होता है, यह आम लोगों के लिए है। पर जब एक आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर, एक मर्यादित पद पर हैं, साथ ही साथ आप एक उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो किसी दौर में भारत का एक सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसका राजनीतिक इतिहास है। तो आपका जो भी शब्द हो उसके शब्द को पहले नाप तोल के बोलने की स्थिति में होनी चाहिए। आप किसी भी भाषा समुदाय से क्यों नहीं हो, किसी भी क्षेत्र समुदाय से क्यों नहीं हो, आप दक्षिण भारतीय समुदाय से इंगित हो, उत्तर पूर्वी से हो, उत्तर से हो या मध्य भारत से हो, आपको अपने शब्दों का चयन मर्यादित रूप से करनी चाहिए। बोलने से पहले सोचनी चाहिए कि मेरे मुंह से किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण हो रहा है। तो यह एक बहुत ही मामला है। और आप एक पढ़े लिखे हैं, ऐसी नहीं कि योग्यता की कमी है, अनजाने में ये बात हो गई होगी। अब मंशा कुछ भी रही हो, संसद को इसके खिलाफ, संसद के सदस्य को या तो स्वयं कांग्रेस पार्टी को इस आधार पर ही इनके विरुद्ध ऐसी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए जो एक मिसाल कायम हो कि इस प्रकार के शब्दों को चयन जरूर अपने नैतिकता के आधार पर करें। तो चलिए आप लोग को इससे रिलेटेड देखिए, बहुत से प्रश्न आप लोग को यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगा। अरे बार बार इस प्रकार के जब भी मामला उठता है तो आप लोग को प्रश्न क्रिएट किया जाता है। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका PDF आप लोग अंडरलाइन जो है किया हुआ, उसका PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल में जोड़कर ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिंक दिया रहता है, चैनल टेलीग्राम लिंक, तो आप लोग वहाँ से ऐड हो सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप लोग को PT ओरिएंट बात आप लोग को यहाँ याद रखना है। PT आप लोग को इसमें क्या है, भारत फटकार खेलों के राजनीति कर रहा है पाकिस्तान, वो अलग मैटर है, राजनीति का स्तर क्या है। पर चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड शुरू हो गया है, जो 75 शहरों में मशाल जली। ये आप लोग को प्रश्न PT में पूछ सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज ओलंपियाड हो रहा है उसका कितने शहरों में मशाल दौरा किया, तो 75 शहरों, भारत के 75 शहरों में। तो यह जरूर आप लोग को याद रखना है। ये कौन से क्रम का है, यह भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो यह 44वां है या 44वां है। और आप लोग को 44 दिनों तक यह मशाल चला था, ये भी आपको प्रश्न के रूप में पूछ सकता है। और ये किस देश ने इसका विरोध किया, यह केवल याद रखिएगा, तो पाकिस्तान ने विरोध किया है, बहिष्कार किया है। तो ये 3-4 फैक्ट आपको PT फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आधार कार्ड से जुड़ेगा वोटर कार्ड और अगस्त में देशव्यापी अभियान चलेगा। तो यह मामला तो पहले 2015 से भी चल रहा था, पुनः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह जो आधार कार्ड से जोड़ने का जो था कार्य चुनाव आयोग का, वो बंद कर दिया था 2015 के बाद। हालांकि 2015 से ही स्वैच्छिक रूप से चल रहा था, पुनः चुनाव आयोग इसे प्रारंभ करेगी और यह स्वैच्छिक ही होगा। पर आप लोग से यह प्रश्न पूछ सकता है कि कब प्रथम बार कब प्रारंभ हुआ, तो 2015। यहाँ याद रखिएगा 2-3 चीज़ें और। अब वोटर ID में आप हर 3 महीने पर अपना नाम जुड़ा सकते हैं। अब 4 बार इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, तो ये डेट आप लोग से पूछ सकता है, तो इसे कवर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है
और यह जो कार्य आरंभ होगा अगस्त 2022 से प्रारंभ हो जाएगा और ये स्वैच्छिक होगा, ध्यान रखिएगा। तो पीटी ओरिएंट आप लोग को इन सब चीज़ों को कवर कर लेना। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नीचे आ जाइए। तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए भ्रष्टाचार का खिलाफ मुहिम में राज्य लगा रहे अड़ंगा। देखिए इसे राज्यसभा में प्रश्नकाल में यह प्रश्न पूछा गया था एक सांसद, भाजपा के सांसद द्वारा। तो जो राज्य मंत्री हैं कार्मिक केंद्रीय लोक शिकायत पेंशन विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है। संसद के पटल पे बात बोली गई है जिसमें कुछ बातें हैं आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद भ्रष्टाचार किस रूप से है, और हम लोग केवल भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार को ही भ्रष्टाचार मानते, बाकी नैतिक आधार पर भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार और इसी प्रकार के बहुत से भ्रष्टाचार है। तो हम उसे इस श्रेणी में नहीं रख के प्रशासनिक भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार जैसे ही हमारे शब्द देखते हैं तो आर्थिक भ्रष्टाचार को ही हम गिनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार के बहुत से रूप हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक स्तर पर हो सकता है। अगर हम अपनी जवाबदेही को नहीं करते वो भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जब भ्रष्टाचार के संदर्भ में और भी बातें जब होगी मेंस के क्लास में तो हम वहाँ बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये देखना है कि हम लोग को मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन सा टॉपिक कवर किया गया है। तो संसद में यह बोला गया राज्यसभा में कि महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 221 मामले लंबित हैं। तो ध्यान रखने की बात है, इस प्रकार का जब भी आए तो सबसे पहले तो आप लोग को सभी राज्यों का आंकड़ा देना चाहिए। सभी राज्यों में क्या है भ्रष्टाचार के आंकड़े, यह ज़रूर राज्य मंत्री जो हैं उनके द्वारा यह देना चाहिए था, या ऐसी मांग भी की जानी चाहिए थी। भाजपा शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार का क्या स्तर है, तो एक संसद का मर्यादित प्रश्न का मर्यादित उत्तर होता। पर हालांकि इन राज्यों का ही चर्चा किया गया था जहां 221 मामले लंबित हैं, जिनमें 29,000 करोड़ के अकेले महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। तो यह भी बहुत ही स्थिति खतरनाक स्थिति है। इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें दी गई है। देखिए सरकार पिछले 5 सालों विज्ञापन पर 33,339.4 करोड़ रुपये खर्च किए। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा यह कहा गया है, लिखित उत्तर में जानकारी दी गई है। तो यह आंकड़ा, ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगर सरकार के नीतियों के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे तो इन सब आंकड़ों को देकर, या तो जागरूकता के संदर्भ में प्रश्न पूछे तो इस प्रकार के डाटाओं को आप लोग पुट कर सकते हैं और अपने आंसर को और भी उन्नत बना सकते हैं। तो चलिए भ्रष्टाचार के संबंध में हम लोग देखते हैं कौन से टॉपिक, मेन टॉपिक को कवर करना है। तो की नोट्स देख लेते हैं इसके क्या क्या है। जैसे भ्रष्टाचार के राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर विरुद्ध काम करने प्रमुख संस्थाएं कौन है। एक लोकपाल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। मुख्यतः प्रशासनिक भ्रष्टाचार को विरुद्ध काम करने के लिए 3 ही इकाइयाँ हैं। हालांकि ED है, ED सभी मामलों में, मनी लॉन्ड्रिंग से मामलों में, अन्य मामलों में भी काम करता है। पर 3 मुख्य संस्थाएं हैं जो आपको केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार के संदर्भ में कार्य करती है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण पहल कौन कौन से की गई है भारत सरकार, राज्यों के सरकारों के द्वारा समग्र रूप से। तो देख सकते हैं अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954 और केंद्रीय नागरिक सेवा अधिनियम 1956, यह आप लोगों को एक्ट याद रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापित किया गया। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988। नेक्स्ट है सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, सूचना का अधिकार 2005, विलस ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, सरकारी सहायता प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण DBT। और DBT बहुत सी देखिए डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है, यह देखिए बहुत ही कारगर उपाय रहा था सरकार में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, क्योंकि जो लाभार्थी उसके खाते में ही डायरेक्ट पैसों का हस्तांतरण, सरकारी हस्तांतरण किया जाता था। हालांकि इसके भी बहुत से भ्रष्टाचार के स्तर देखने को मिले हैं, पर बहुत हद तक जो वर्तमान भ्रष्टाचार चल रहा था, पूर्वकालिक भ्रष्टाचार, उसके कमी किया है। तो यह इसे और भी उन्नत कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार के जो बार बार मामले आते हैं वो कम हो सकता है। लोकपाल भी देख सकते हैं,
विमुद्रीकरण और डिजिटल मनी को प्रोत्साहन। तो देखिए डिजिटल मनी, अभी हम लोग डिजिटल रूप से मनियों का ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार किसी रूप से कम करता है। तो यह देखिए सरकार उसके संबंध में डाटा रखती है, तो इस प्रकार निगरानी रखी जा सकती है। नेक्स्ट है लेखा परीक्षण लेखांकन प्रक्रियाओं को मजबूत करना, भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 और भ्रष्टाचार रोक संशोधन विधेयक 2018। गवर्नमेंट ई मार्केट जेम जैसे उपायों, सार्वजनिक खरीद की जवाबदेही। तो जेम देखिए हाल ही में 100% लक्ष्य हासिल कर लेगा अगला साल, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करने का। नेक्स्ट है सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस, जो जितने भी गवर्नमेंट है, ई गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट को हर राज्यों में, केंद्र से लेकर राज्यों में लागू किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। काले धन से लड़ने के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया जाता है। देखते होंगे बार बार आप राज्यों में या केंद्र के स्तर पर ऐसी टास्क फोर्स का गठन किया जाता है जो त्वरित रूप से मामलों का निपटान करता है। यह भी एक भ्रष्टाचार को रोकने का कारगर उपाय है। नेक्स्ट है बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 को मजबूत बनाने के लिए संशोधन किए जा रहे हैं और बार बार किए भी जाते हैं, तो यह आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, तो जब भी भ्रष्टाचार का आता है प्रश्न, तो आप लोग भारत और विश्व में भी आप लोग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक संस्थाएं क्या कर रही है, पहल कर रही है, वो भी आप लोग को याद रखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यह संयुक्त महासभा का वर्ष 2003 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के प्रस्ताव पारित किया गया। आप लोग को यह याद रखना चाहिए। यह प्रश्न आप लोग से जब भी पूछेगा तो 2003 का आंकड़ा याद रखना है और अपने उत्तर लेखन शैली में शामिल भी करना। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC की स्थापना वर्ष 1997 संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए तहत की गई थे। यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता के मानकों के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत एजेंसी है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ पीटी में भी पूछ सकता है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आप लोग मेंस में शामिल कर देते हैं, अपने उत्तर लेखन में इन सब टॉपिकों को कवर कर लेते तो आपका आंसर बहुत ही उन्नत हो जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। देखिए मुझसे ये इंटरव्यू में पूछा गया था भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं या कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है। तो मैंने भारत में और इंटरनेशनल स्तर पर, दोनों स्तर पर मैंने इसका जिक्र किया था, जिनमें आप लोग जितना भी लिस्ट नाम देखे होंगे उसका नाम मैंने लिया था, उन सब प्रावधानों को, पहलों को, और साथ में यूनाइटेड नेशन के जो गतिविधि उस पर भी मैंने चर्चा किया था। तो जो भी इंटरव्यू बोर्ड में मेरा दीप्ति मैम के इंटरव्यू बोर्ड में पढ़ा था तो वो बहुत ही खुश हुई थी और मुझसे यह प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में आपको भ्रष्टाचार का सबसे कम स्तर कहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न आपसे जब भी किया जाए तो जब बोर्ड आपसे खुश होगा तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग से देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNODC के साथ मिलकर विश्व में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP भी कार्य करता है, ऐसा नहीं कि UNDP केवल पर्यावरण से संबंधित कार्य करता है, तो ये सब भी कार्य करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है विश्व का, ये आप लोग को एक रिपोर्ट भी जारी करता है बहुत से, तो यह आप लोग को ध्यान रखना है। यह स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन NGO के रूप में काम करता है जो वैश्विक भ्रष्टाचार से जुड़े सूचकांक निर्धारित करता है। यह संस्था कई रिपोर्टों को प्रकाशित करता है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है CPI उसे जारी करता है। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट या ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट जारी करता है। साथ ही रिश्वत भुगतानकर्ता सूचकांक भी जारी करता है। यह 3 रिपोर्ट जारी करता है भ्रष्टाचार से संबंधित। तो देखिए इसका नाम आप लोग जरूर इंटरव्यू या मेंस में जरूर लिखिएगा या इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इन सूचकांकों का भी जिक्र कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर अगर भ्रष्टाचार में इन सूचकांकों को अगर शामिल किया जाता है तो किसी देश की छवि खराब होती है, तो जो संबद्ध देश है वो प्रतिबद्ध होता है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग अपने उत्तर लेखन में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक भ्रष्टाचार निरोध कानून प्रवर्तन नेटवर्क, ग्लोबल एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल आयोजित हुए G20 सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में वैश्विक भ्रष्टाचार निरोध कानून प्रवर्तन नेटवर्क को मंजूरी दी गई। तो नवीन संगठन गठित करने की बात की गई है। तो इससे संबंधित आप लोग को प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है पीटी मेंस में, तो आप लोग जरूर इसे कवर कीजिएगा।
नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परफेक्शन इंडेक्स जो है 2022, वो भी जारी हो चुका है। तो इसके संदर्भ में कुछ हम लोग देखते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पहल करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। नेक्स्ट है इसका सचिवालय कहाँ? जर्मनी के राजधानी बर्लिन में। इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वर्ष 1995 में अपनी पहली करप्शन परफेक्शन इंडेक्स जारी करता है। तो गठन होता है 93 में, 95 में यह रिपोर्ट अपना इंडेक्स जारी करता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के प्रमुख वैश्विक संकेतक है। देखिए इंटरव्यू मुझसे यही पूछा गया था कि सार्वजनिक भ्रष्टाचार को दूर से संबंधित वैश्विक जो संकेतक है या इस प्रकार से वैश्विक मापदंड किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो मुझसे यह पूछा गया था। मैंने वहाँ जवाब भी दिया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिपोर्ट जारी करती है। उस वर्ष का मेरा रैंक भी पूछा गया था, जिसमें मैंने बताया भी था। इस सूचकांक के विश्व अधिकांश देशों में क्षेत्रों की रैंकिंग आधार पर भ्रष्टाचार का स्तर पहचान की जाती है। विभिन्न अधिकांश देशों में, जिसमें लगभग 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। ध्यान रखिएगा, हालांकि 100 के आसपास इस संगठन के सदस्य हैं, पर 180 देशों का यह रैंकिंग जारी करता है। 2022 इस इंडेक्स में के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है। 85वां रैंक 2022 में है, जबकि आपको 2026 में 2021 में यह रैंक 86 था, तो एक रैंक की कमी हुई। पर लेकिन ध्यान रखिए 2019 में यह 80वां रैंक पर थी। तो थोड़ा सा डाटा आप लोग देख लीजिएगा 2019 का, तो आप ये सब क्लियर कर पाइए भारत का किस रूप से भ्रष्टाचार में कार्य हुआ है, किस रूप से कमी और बढ़ोतरी हुई है, मिला जुला असर देखने को मिला है। मुझे जहाँ तक याद है 2019 में 80 ही था, तो इसे एक बार क्लेरिफाई कर लीजिएगा और डाटा को वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग। डेनमार्क इस वर्ष न्यूजीलैंड और फिनलैंड 3 शीर्ष देश हैं करप्शन जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें। तो आप लोग इस सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया था। ये भी आप लोग पीटी ओरिएंट याद रखिएगा। तो भ्रष्टाचार के जब भी मामले आए, भ्रष्टाचार से संबंधित कभी भी मुद्दे आए, तो इन तथ्यों को आप लोग जरूर शामिल कीजिएगा। अगर शामिल कर लेते हैं मेंस और इंटरव्यू में, तो आपका आंसर बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। आपके सपोर्ट में वो नंबर आएगा। तो ध्यान रखने की चीज़ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अब पीटी ओरिएंट चीज़ें उसे मैं नोट डाउन करा दूंगा। बाकी मेंस की जो चीज़ें थी एक टॉपिक कवर करके उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए तब तक आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को लग रहा है मेंस इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कवर किया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं। देखिए नौसेना को मिला पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। यह पहला जो INS था उसके नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है, ध्यान रखिएगा। यह चेन्नई जो वाहक पोत है चेन्नई में, चेन्नई शिपयार्ड लिमिटेड, वहाँ पर यह कोची में यह निर्मित किया गया और 15 अगस्त को इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। भारत 7 चुनिंदा देशों में शामिल हो गए जो स्वदेशी तकनीक पर निर्मित अपनी वाहन पोत को निर्मित किया है। तो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और इटली के बाद भारत ऐसा 7वां देश है जो इस श्रेणी में शामिल हो जाता है। तो पीटी में आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। 76% कुल स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। तो यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो भारत में आया उसका एक सफल उदाहरण इससे देख सकता है। भारत कभी यह सोचा नहीं था अगले 10 साल में कि पोत भी ऐसे पोत जो हम लोग किसी दूसरे देश से हम लोग खरीदते थे उसका निर्माण कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट एक और है। अमेरिका के 2 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत को भेंट किए गए हैं। तो इससे आपको पीटी प्रश्न पूछ सकता है रोमियो हेलीकॉप्टर कहाँ से मंगाया गया है, किस देश का है। तो अमेरिका का यह है और भारत को यह दिया गया है। ऐसे देखिए 24 HM60 LR हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2025 तक की जाएगी। तो यह भी आपको पीटी में प्रश्न पूछ सकता है 2025 तक कुल कितने रोमियो हेलीकॉप्टर का डिलीवरी होना है। तो 60, तो याद रखिएगा 60। नेक्स्ट है इससे पहले 360 MO जो हैं टोटल, पहले 3 मिल चुके हैं। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें 15 करोड़ की लागत से यह है। तो ये सब चीज़ें पीटी में आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को पीटी ओरिएंट है। आज एक्टोरियल आप लोग पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, पर अरावली वाला जरूर देख लीजिएगा।
अरावली संसाधनों का दोहन, क्योंकि एनसीआर से लेकर जो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान क्षेत्र है, कुछ हद तक मध्य प्रदेश का जो वातावरण है अरावली के संसाधनों के अवैध दोहन से प्रभावित होता है। तो ये आप लोग जरूर इसे कवर कीजिएगा। पर्यावरण के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को नीचे आ जाना है और देखिए क्लीन स्वीप इंडिया ने किया है, तो आप लोगों को पीटी में यहाँ से प्रश्न कर सकता है कि किस टीम को भारत ने वर्ष 2022 में क्लीन स्वीप किया है, तो वेस्ट इंडीज़ को, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और आप लोगों को इन सब चीज़ों को कवर करते चलते रहना है और हम लोग आगे नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए मेंस टॉपिक, इंटरव्यू टॉपिक के साथ, साथ में पीटी को कवर करते हुए। तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा सपोर्ट निरंतर बनाए रखिए ताकि हम और भी इम्प्रूव होकर आप लोगों के साथ सामने आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।